तो सोम हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन सब चीज़ों को। स्ट्रेस क्या होती है आपके पास में? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेस की कंडीशन देखी थी अलग अलग लोडिंग्स के अंदर। टेंसाइल स्ट्रेस, हम किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं, उसकी वैल्यू नेचर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम किसी भी चीज़ को दबा रहे हैं, उसका नेचर हमेशा कैसा होता है आपके पास में? नेगेटिव। शियर स्ट्रेस, अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाए जा रहे हैं, स्पर्शीय बल लगाए जा रहे हैं, तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगी दैट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के जो कंपोनेंट रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो पॉजिटिव होगी, किस तरीके से नेगेटिव होगी। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है आपके पास में? डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कंडीशन, कि भाई कितना डिफॉर्म हुआ और उस पहले इनिशियल कंडीशन कैसे थी, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं आपके पास में? स्ट्रेन। स्ट्रेन को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडाइनल, लेटरल और शियर। लॉन्गिट्यूडाइनल हमने देखा था आपके पास में डेल एल अपॉन में एल, लेटरल जो था आपके पास में दैट इज डेल डी अपॉन में डी, और शेयर की कंडीशन हमने देखी थी जब अपन किसी चीज को शेयरिंग कर देते हैं, एंगल जो बनता है फाई दैट इज योर शेयर स्ट्रेन। अब इसके आगे बात करते हैं। तो देखो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, जब भी मैं किसी मटेरियल को एक्सटेंड करता हूं, एज एग्जांपल के रूप में मैंने एक मेटल लिया, इसके ऊपर जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये इस तरीके से डिफॉर्म होगा, ठीक है। जितनी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट किया है दैट इज डेल एल, इनिशियल लेंथ जो थी वो इसकी थी एल, यहाँ पे जितना डायमीटर में चेंज हुआ है दैट इज डेल डी, और जो इनिशियल डाया था वो था आपके पास में डी। तो जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंज लॉन्गिट्यूडाइनल होगा और कुछ लेटरल भी होगा, ठीक है। मतलब अपनी लंबाई में अगर वो इंक्रीज करता है, लंबाई में अगर इंक्रीज बढ़ाता है तो डाया को यानी व्यास को क्या करेगा? वो अपने पास में कम करेगा। तो डाया वाली जो कंडीशन है वो किस में जाएगी आपके पास में? लेटरल में। लंबाई वाली जो कंडीशन वो किस में जाएगी आपके पास में? लॉन्गिट्यूडाइनल। और लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं आपके पास में? पॉइजन रेशियो, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं आपके पास में? पॉइजन रेशियो, जिसको नोट किया जाता है म्यू या 1/m के द्वारा, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे अपन म्यू या 1/m के द्वारा, आगे जब अपन इसके रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को खास ध्यान रखना, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, इसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। अब पेपर में कई बार कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं हमारे पास में पॉइजन रेशियो की, उनसे रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि भाई किस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है आपके पास में, ये पहले मैं मटेरियल्स के बारे में थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो देखो, पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है आपके पास में ह्यूमन टिश्यू के लिए होती है आपके पास में नेगेटिव वैल्यू दैट इज -1। ध्यान रखना इस चीज को, ह्यूमन टिश्यू के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास में? -1। कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0। मैंने ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं लगभग सभी, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं आपके पास में, ताकि याद करने में इजी रहे किसके बाद में क्या आएगा। ग्लास जो होता है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है? 0.05 से 0.10, ठीक है। कंक्रीट जो है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है? 0.10 से 0.2। कास्ट आयरन है, इसके लिए वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0.23 से 0.27 तक। स्टील के लिए वैल्यू कितनी आती है? पेपर में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, स्टील की 0.27 से 0.33 तक। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं अपन? 0.27 से 0.33 तक। व्रोट आयरन के लिए, व्रोट आयरन जिसको अपन बोलते हैं पिटवा लोहा, पिटवा लोहा होता है हमारे पास में, इसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? इसके लिए होती है 0.3, ठीक है। इसके लिए वैल्यू है आपके पास में, ये है आपके पास में 0.3। अगर बात की जाए एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है ये इज 0.33 यानी 0.33। अगर बात की जाए आपके पास में, अगर बात की जाए कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है? 0.33 से 0.36 के बीच में। ब्रास के लिए वैल्यू कितनी है आपके पास में? 0.34। ये कॉपर का कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान रखना है इसके लिए 0.33 से 0.36। ब्रास जो है इसके लिए वैल्यू जो होती है वो 0.34, ठीक है। आयोनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड, देखो आयोनिक सॉलिड आपने 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या 10th लेवल पे अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ मेटल आयोनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और कुछ कोवलेंट बॉन्ड द्वारा। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बंध। तो जो मटेरियल आपके प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं या आपके पास में आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं
उनके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.2। ध्यान रखना, जो आयनिक बॉन्ड यानी आपके पास आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं उनके लिए वैल्यू होगी आपके पास में 0.2, और जो सहसंयोजक बंध जो बनाते हैं आपके पास में उनके लिए वैल्यू होती है 0.1। कोवैलेंट सॉलिड के लिए वैल्यू होती है 0.1। ये आपके एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयोनिक सॉलिड के लिए आपके पास में पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आयोनिक तक पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार कोवैलेंट के बारे में पूछ ले तो कोवैलेंट भी ध्यान रखना 0.1। क्ले के लिए ध्यान रखना, क्ले के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.41, और रबर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.5, दैट इज मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या होती है आपके पास में, रबर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं जिनके बारे में सीधी वैल्यू पूछी जाती है कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो एक बार हल्का सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास में ह्यूमन टिश्यू के लिए वैल्यू कितनी है आपके पास में -1, कॉर्क के लिए वैल्यू कितनी है आपके पास में 0, ग्लास के लिए कितनी है 0.05 से 0.10। ठीक है, कंक्रीट के लिए कितनी है 0.10 से 0.20। ह्यूमन टिश्यू को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास में -1। ठीक है, कॉर्क के लिए सेकंड वैल्यू जो है कॉर्क के लिए वो कितनी है आपके पास में 0। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए कितनी है 0.23 से 0.27 के बीच में है। स्टील दैट इज 0.27 से 0.33 यानी 0.27 टू 0.33। व्रोट आयरन पिटवा लोहे के लिए कितनी है, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, ढलवा लोहा। कास्ट आयरन जो होता है वो आपका कैसा होता है, ढलवा लोहा। ठीक है, व्रोट आयरन पिटवा लोहा है, इसके लिए वैल्यू कितनी है 0.30। एल्युमिनियम के लिए वैल्यू कितनी है 0.33। कॉपर के लिए वैल्यू कितनी है 0.33 से 0.36। ब्रास के लिए कितनी है 0.34। आयनिक सॉलिड के लिए कितनी है 0.2, और कोवैलेंट सॉलिड के लिए कितनी है 0.1। उसके बाद बात की जाए क्ले के लिए, तो क्ले के लिए वैल्यू कितनी है 0.41, और मैक्सिमम वैल्यू फॉर रबर दैट इज 0.5। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपके पास में पॉइजन रेशियो की। ये अलग अलग पेपर्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या है। तो ये सीधे आपके सीरीज है, एकदम आपके माइंड में याद होनी चाहिए कि इसके लिए वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो मैं पॉइजन रेशियो से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्चुअल चीजों के बारे में बात करता हूँ कि पॉइजन रेशियो हमें क्या बताता है, क्या नोमेनक्लेचर है इसका, क्या सिग्निफिकेंस देता है हमारे पास में, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ूँ उनको, उनका हमारे सॉम में क्या यूज है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब कुछ बेसिकल कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो, चलो तो कुछ चीजें देखते हैं आपके पास में। देखो, पॉइजन रेशियो की बात करें म्यू या 1/m, तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, इसका फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन लेटरल अपॉन में एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडाइनल। ठीक है, यानी लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो। अब लेटरल स्ट्रेन हमारे पास में क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन हमारे पास में होती है दैट इज डेल डी अपॉन में डी। ठीक है भाई, लेटरल स्ट्रेन हमने कल ही पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर अपने एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट होगी लेटरल दैट इज डेल डी अपॉन में डी, और लॉन्गिट्यूडिनल मैंने एज्यूम कर लिया डेल एल अपॉन में एल। ठीक है, अब अपॉन वाली वैल्यू इसको अपन ऊपर लेके जा सकते हैं आपके पास में, यानी म्यू को मैं सिंपली लिख सकता हूं आपके पास में डेल डी इंटू अपॉन में डी इंटू में एल अपॉन में डेल एल। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास में पॉइजन रेशियो की। अब चीजें समझना एक बार थोड़ा, देखो ध्यान रखना इस चीज को, किसी भी बॉडी, ये मान लो हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। देखो किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, इसको इजीली समझो, जो है वो आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो चीजें हैं आपके पास में कि कब हमारा इंक्रीमेंट होगा, कब हमारा डिक्रीमेंट होगा, यानी कब इंक्रीज होगी कब वैल्यू, तो सामने दिख जाएगी आपके पास में। तो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगाया, इस टेंसाइल फोर्स के लगाने की वजह से ये कंडीशन बन गई मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, इनिशियल लेंथ मेरे पास में कितनी थी L, इनिशियल डायमीटर मेरे पास में कितना था D, जो डायमीटर में चेंज हुआ है ये क्या है आपके पास में डेल D, और जो लेंथ में चेंज हुआ है दैट इज क्या आपके पास में ये डेल L। ठीक है, चीजें समझना थोड़ी एक बार, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। देखो अब ये हमारे पास में क्या कह रहा है, आपको पता है कि D और L इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं लोड लगाऊं या ना लगाऊं, इनिशियल लेंथ, पहले की लंबाई और पहले का व्यास तो समान ही रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास में मार्कर है,
इसका लंबाई है मान लो आपके पास में 0.5 मीटर और डायमीटर मान लिया अप्रोक्स 10 mm मान लिया मैंने। तो अगर मैं इसके ऊपर लोड लगाऊं या ना लगाऊं तो इनिशियल जो कंडीशन है वो चेंज थोड़ी ना हो सकती है भाई। इनिशियल जो ये 10 mm का है तो 10 mm का ही रहेगा, ठीक है। इनिशियल जो है लोड लगाने से पहले वो चेंज नहीं होगी आपके पास में, यानी म्यू की वैल्यू के ऊपर कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता डी का और एल का। मैं केवल म्यू की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट देख रहा हूं। तो म्यू दिखा क्या रहा है आपके पास में, तो म्यू दिखा रहा है डेल डी और डेल एल को, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि डेल एल की वैल्यू तो हो कम और डेल डी की वैल्यू क्या हो आपके पास में ज्यादा हो, ठीक है। यानी चेंज इन डायामीटर आपके पास में ज्यादा हो और चेंज इन लेंथ आपके पास में कम हो, तो उस केस में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में इंक्रीज। यानी मैं सिंपल पॉइंट में कहना चाहूं कि अगर डेल डी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका म्यू का मान क्या होगा आपके पास में ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपके पास में डेल एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो म्यू का मान क्या होगा आपके पास में कम, ठीक है। यानी ये क्या चीज कह रहा है कि कोई मटेरियल ऐसा हो जो डाया के अंदर तो कमी कर रहा है ज्यादा और लंबाई के अंदर कमी कर रहा है कम, ठीक है। लंबाई के अंदर इंक्रीमेंट वृद्धि कर रहा है कम, तो उसका पॉइजन रेशियो क्या होगा ज्यादा होगा। अब डाया को कम होने की जो कंडीशन है, डाया के कम होने की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं आपके पास में नोचिंग। ध्यान रखना इस चीज को, जब भी मटेरियल हमारा ब्रेक होने वाला होता है, अपन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये डाया को कम करने वाली जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं नोचिंग। जितना ज्यादा वो डाया को कम करेगा, व्यास को कम करेगा, वो उतनी ही जल्दी टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जिसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू ज्यादा है उस मटेरियल के अंदर नोचिंग भी क्या होती है आपके पास में ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड इन छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि केवल हमें डायग्राम देख के समझ में नहीं आते, तो वहां पे इन सब चीजों को नोचिंग जोन जो अपन पढ़ेंगे कि नोचिंग जोन किसका लंबा है किसका छोटा है, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाता है, केवल नोचिंग जोन को देख के हमें पहचानना होता है कि ये मटेरियल कौन सा है, यानी डायग्राम कौन से मटेरियल के लिए। तो ध्यान रखना जिस मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का मान ज्यादा होगा उसकी नोचिंग भी क्या होगी आपके पास में ज्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मटेरियल लिख देता हूं यहाँ पे आपके पास में रबर के लिए कितना होता है आपके पास में 0.5। अब मैं आपसे कहूं कि यार माइनस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं कहूं कोर का आपके पास में 0, ग्लास से एज्यूम करते हैं, ग्लास आपके पास में कितना है 0.05 से 0.10, मतलब इसके ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी नोचिंग क्या होगी कम, लेकिन अगर मैं उतना ही फोर्स रबड़ के ऊपर लगाऊं तो रबड़ की नोचिंग क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी व्यास को क्या करेगा वो ज्यादा कम करेगा। तो सिंपल सी कंडीशन है कि म्यू जो है वो सबसे पहली चीज तो क्या दिखाता है आपके पास में नोचिंग दिखाता है कि नोचिंग आपके पास में कितनी है, ठीक है। सेकंड चीज अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो देखो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई आपके पास में कि म्यू आपके पास में क्या शो कर रहा है, म्यू शो कर रहा है आपके पास में नोचिंग, ठीक है। डेल एल की कंडीशन देख ली और डेल डी की कंडीशन देख ली। चलो अब देखो एक छोटी सी चीज और देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और है हमारे पास में। जैसे मैं बात करता हूं म्यू जो है आपका ये वेरीज करता है आपके पास में कहां तक, म्यू वेरीज बिटवीन कहां से कहां तक वेरी करता है ये आपके पास में, ये करता है -1 to 0.5, जैसे कि अपने टेबल में दिख ही रहा है, ठीक है। टेबल के सामने हमारे सामने क्लियर है कि भाई -1 से लेके 0.5 तक है, ह्यूमन टिश्यू -1, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था और ये 0.5 तक है आपके पास में। लेकिन जनरली ह्यूमन टिश्यू तो -1 केवल एक ही है आपके पास में, लेकिन आपके पास अगर बात की जाए, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, मैं लिख के चल रहा हूं आपके पास में, सेकंड पॉइंट ये रहा, ठीक है। आपके पास में पेपर के अंदर क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि म्यू जनरली का मतलब क्या है कि सामान्यतः, ठीक है, वेरी करता है आपके पास में बिटवीन 0 to 0.5, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो केवल एक के लिए है आपके पास में ह्यूमन टिश्यू के लिए, ठीक है। तो म्यू जनरली वेरीज किस किस के बीच में करता है 0.05 के बीच में, ठीक है। तो म्यू जो है वेरीज करता है, माइनस नेगेटिव वैल्यू भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, और म्यू वेरीज करता है जनरली किसके बीच में 0 to 0.5 के बीच में। सेकेंड चीज आपके पास में लोड आपके पास में मे बी टेंसाइल भी हो सकता है और मे बी कंप्रेसिव भी हो सकता है, यानी टेंसाइल मटेरियल भी हो सकता है आपके पास में और कंप्रेसिव मटेरियल भी हो सकता है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों ही लोडिंग की कंडीशन में पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है। थोड़ा ध्यान रखना, चाहे आप किसी मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोड लगाओ, चाहे आप उसको खींचो, चाहे आप उसको दबाओ, दोनों ही केस में जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, यानी म्यू टेंसाइल इज इक्वल टू म्यू कंप्रेसिव, यानी दोनों ही लोडों के केस में आपके पास में पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, चाहे आप टेंसाइल लोडिंग लगाओ चाहे आप कंप्रेसिव लोडिंग लगाओ,
चौथी कंडीशन में देखता हूं आपके पास में, हमारे पास देखो दो मटेरियल होते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टीज अपन भी आगे पढ़ेंगे, एक होता है डक्टाइल और एक होता है ब्रिटल। डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्य, ब्रिटल को हिंदी में बोलते हैं भंगुर। तो तन्य का मतलब क्या होता है आपके पास में, डक्टाइल मटेरियल जो होता है आपके पास में वो आसानी से खिंच जाता है, यानी उसको लंबे तारों के रूप में खींचा जा सकता है। अगर मैं किसी भी मेटेरियल को खींचता हूं तो उसको मैं इजीली उसको अगर खींच सकूं, मतलब वो लंबाई में अपनी वृद्धि कर सके, तो इसका मतलब क्या है, वो डक्टाइल है। लेकिन अगर बात की जाए आपके पास में कि कोई मेटेरियल खिंच नहीं रहा, लोड लगाने पर वो सीधा दो भागों में टूट रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो एक चीज देखो, ब्रिटल मटेरियल जो है, भंगुर पदार्थ जो है वो टूट रहा है आसानी से, लेकिन डक्टाइल क्या है, खिंच रहा है। खिंचने का मतलब क्या है कि वो अपने व्यास में कमी ज्यादा करेगा, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल खिंच नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो अपने व्यास में कमी नहीं कर पा रहा, और व्यास में कमी नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नोचिंग ज्यादा कौन बनाएगा, डक्टाइल मटेरियल। तो मैं ये कह सकता हूं कि म्यू डक्टाइल के लिए तो क्या होता है, ज्यादा, और ब्रिटल के लिए क्या होता है के पास में, कम। यानी ब्रिटल मटेरियल का पॉइजन रेशियो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल से क्या होता है, कम। कुछ अपवाद भी हैं इसमें, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि रबर है आपके पास में, रबर 0.5 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो है, लेकिन रबर का जो नेचर होता है वो ब्रिटल होता है, ठीक है। तो कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन जनरली मोस्टली केसेस में क्या होता है कि डक्टाइल मटेरियल का पॉइजन रेशियो ब्रिटल मटेरियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये एक जनरल कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या बात की आपके पास में कि जिस मेटेरियल के अंदर पॉइजन रेशियो ज्यादा होगा उसकी नोचिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। म्यू की वैल्यू वेरी करती है -1 से लेके 0.5 तक, बट जनरली कहां से कहां तक, 0 to 0.5 तक, ठीक है। टेंसाइल लोड हो चाहे कंप्रेसिव लोड हो, दोनों ही केस में पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या रहती है, सेम। और डक्टाइल मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो का मान ज्यादा होता है कंपेरिजन टू ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। पॉइजन रेशियो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के देगा हमें आगे चल के, ठीक है। अभी तो हमने केवल इसके 4 पॉइंट्स के बारे में बात की है, बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में, 5वें पॉइंट के रूप में आपके पास में देखो, पॉइजन रेशियो के बारे में बात चल रही है। पॉइजन रेशियो ज्यादा होगा तो नोचिंग ज्यादा होगी, सही है ना। टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए सेम होता है आपके पास में, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी कंडीशन आती है हमारे पास में, देखो कि अगर मैं बात करता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट तक या इन इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है आपके पास में, प्रत्यास्थता सीमा का मतलब क्या होता है आपके पास में, कि जैसे मैं किसी भी मटेरियल के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, चीजें समझना, जो लोग सोम पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नए नाम हैं आपके पास में, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये आप हल्का पढ़ भी चुके हो फर्स्ट ईयर के अंदर भी, आपने 12th की आपने अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बेसिक प्रॉपर्टीज है, उनको अपन आगे चल के और अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन उनको प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कि हाँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिनेशन एक अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ डक्टाइल क्या है, खिंच गया, ब्रिटल क्या है, टूट गया, डेफिनेशन एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो होती है या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे रिलेटेड हमें कुछ बेसिक जानकारी या बेसिक चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैंने किसी भी चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये मटेरियल इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक है। जैसे आपने घर में देखा होगा, एज एग्जांपल ले लेता हूं मैं रबड़ का। रबड़ को आप पकड़ के खींचते हो, आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो खिंच जाएगा। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, वापस क्या आएगा, बैक आएगा। तो ये वापस बैक आने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद जैसे ही छोड़ा, वो पीछे आने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। और अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि जो पीछे नहीं आ रहा, मैंने फोर्स लगाया और छोड़ा तो वो पीछे नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलते हैं आपके पास में, प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। अगर कंप्लीटली वापस आ रहा है, जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई ये लंबाई थी आपके पास में 2 मीटर, इंक्रीज हुआ मान लो 0.4 मीटर। अब मैंने कहा कि जैसे ही मैंने इस फोर्स को हटाया यहां से, ये 0.4 मीटर ही वापस पूरा का पूरा आ गया, तो इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक लिमिट। यानी एक्सटर्नल फोर्स का वो मैक्सिमम मान, इस एक्सटर्नल फोर्स का वो मैक्सिमम मान जिसको लगाने के बाद अगर हटाया जाए तो मटेरियल अपनी इनिशियल कंडीशन या प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, या फिर आप कह सकते हो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर डिफॉर्मेशन कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। चीजें क्लियर है। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो आपके पास में आफ्टर लोडिंग, लोड हटाने के बाद में जो डिफॉर्मेशन बचता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो उस लोड के अधिकतम मान को अपन क्या बोलते हैं आपके पास में, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इन इलास्टिक लिमिट में, कि इलास्टिक लिमिट है मेरे पास में वहां तक, इन इलास्टिक लिमिट म्यू जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज को,
इन इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या चलती है हमारे पास में, कांस्टेंट इलास्टिक लिमिट के अंदर। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाएं, जैसे मैं कहता हूं कि इस पी की वैल्यू को मैंने मान लो 5 न्यूटन पे, तो इलास्टिक लिमिट है, जैसे ही मैंने 6 न्यूटन लगाया तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन रह गया मान लो 0.1, ठीक है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट क्या होगा हमारे पास में, तो आफ्टर इलास्टिक लिमिट, चीजें थोड़ा समझना आपके पास में, आफ्टर इलास्टिक लिमिट म्यू की जो वैल्यू है, म्यू इज नॉट कांस्टेंट, म्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर, मटेरियल के बिहेवियर के ऊपर, उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती इलास्टिक लिमिट के बाद। इलास्टिक लिमिट से जैसे अपन यील्ड पॉइंट और आगे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां पे म्यू की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। और इस रीजन में आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इस रीजन के अंदर पॉइजन रेशियो को, इसको म्यू को पॉइजन रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। तो पेपर के अंदर ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई आफ्टर इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशियो का दूसरा नाम क्या है, या पॉइजन रेशियो को क्या बोलते हैं, तो आफ्टर इलास्टिक लिमिट पॉइजन रेशियो का अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, कई बार कैंडिडेट इसको पॉइजन रेशियो ही कर जाते हैं, लेकिन पॉइजन रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट है कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक लिमिट तक तो ये पॉइजन रेशियो ही है, लेकिन जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट के बाहर आते हैं आपके पास में क्या होगा कि म्यू की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन पर, और जो भी वैल्यू है उसकी, उस वैल्यू को या उस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। यानी आफ्टर इलास्टिक लिमिट अगर मैं बात करता हूं तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसको अपन क्या बोलेंगे आपके पास में, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। चीजें क्लियर हुई आपके पास में, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपके पास में किससे रिलेटेड, आपकी पॉइजन रेशियो से रिलेटेड, ठीक है। के बारे में अपने बात चल रही थी कि ब्रोट आयरन्स, रबड़, और इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में। एक बहुत अच्छा पॉइंट और है आपके पास में कि म्यू की जो वैल्यू, अब देखो यहाँ पे आपके पास में ह्यूमन टिश्यू के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो कैसी आपके पास में, नेगेटिव है, ठीक है। तो जिन मैटेरियल्स, तो चीज समझना, जिन मैटेरियल्स के लिए म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉइजन रेशियो जिनके लिए नेगेटिव होता है, उन मैटेरियल्स को अपन बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक मैटेरियल। एनिस्ट्रोपिक, या इसको एक नाम से और जाना जाता है आपके पास में, 3 नाम है इसके आपके पास में, एनिस्ट्रोपिक, डाइलेशनल या एंटी रबर, इसको एंटी रबर और बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं, इन तीनों मटेरियल्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो कैसी होती है आपके पास में, नेगेटिव होती है। यानी जिन मटेरियल्स के अंदर म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है उन मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, एनिस्ट्रोपिक मटेरियल, डाइलेशनल मटेरियल है, एंटी रबर। तो ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास में, गेट के पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि फॉर एनिस्ट्रोपिक मटेरियल या फॉर डाइलेशनल मटेरियल वैल्यू ऑफ म्यू इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। तो वहां पे कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वैल्यू, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर एनिस्ट्रोपिक मटेरियल्स, फॉर डाइलेशन मटेरियल्स या फॉर एंटी रबर मटेरियल्स म्यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यानी ह्यूमन टिश्यू आपके पास में कौन सा है, ये आपके पास में एक तरीके का एंटी रबर मटेरियल है, ठीक है। अब ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जस्ट म्यू का उल्टा एक तरीके से, ठीक है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं, चीजें समझना, अब तक क्या हो रहा था हमारे पास में कि हमारे पास हम उन मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे जिनके अंदर क्या हुआ कि लंबाई, फोर्स लगाने पर उनकी लंबाई तो इंक्रीज हो रही थी और व्यास क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन ये जो मटेरियल होते हैं जिनके लिए म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, ये फोर्स लगाने पर अपने डाया में इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर अगर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो अपने डाया में क्या करेंगे, अभी तो यहाँ पे डाया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उस इन नेगेटिव मटेरियल्स के लिए ये वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि डेल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अपन ने पढ़ा था म्यू बराबर क्या होता है आपके पास में, डेल डी बटे डी डिवाइडेड बाय डेल एल अपॉन में एल। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी डेल डी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे अपन, नेगेटिव। और नेगेटिव होने की वजह से म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास में, नेगेटिव। यानी ये जो मटेरियल्स होते हैं ये इंक्रीज डाया, ये आपके डाया को इंक्रीज करते हैं वाइल लोडिंग, कि लोडिंग के टाइम पे ये अपने डाया को कम करने की बजाय क्या करते हैं आपके पास में, इंक्रीज करते हैं। यानी ये जो मटेरियल्स हैं वो कुछ इस टाइप की कंडीशन में आ जाएंगे, इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ये अपने डाया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। थोड़ा चीजों को समझना आपके पास में। तो ऐसे मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव।
आपने कई बार देखा होगा क्रिकेट खेलते टाइम हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो हैंड पे पैड पहनते हैं, थाई पैड वगैरह पहनते हैं। तो ये थाई पैड जो होते हैं या ग्लव्स जो होते हैं, यानी फोमिंग जो मटेरियल होता है, फोम से रिलेटेड मटेरियल, वो हमेशा एनिस्ट्रोपिक मटेरियल ही लिया जाता है। ठीक है, कि जब भी किसी भी बॉल का अगर इम्पैक्ट हो तो वो अपने इंक्रीमेंट कम ना हो, वो एक तरीके से फैले उस जगह पर। ठीक है, तो ये जो पैड्स होते हैं या थाई पैड्स वगैरह जो होते हैं आपके पास में, इनके अंदर जो मटेरियल काम में लिया जाता है उसके अंदर उसके मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये मटेरियल कौन से होते हैं, एनिस्टोपिक, डाइलेशनल और एंटी रबर मटेरियल। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइजन रेशियो से रिलेटेड चीजें हैं कि पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से देखता हूं, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन के अनुपात को अपन क्या बोला, पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो मेनली क्या दिखाता है, पॉइजन रेशियो दिखाता है कि डेल डी का मान कितना कम हुआ, यानी नोचिंग कितनी ज्यादा हुई, एक तरीके से कि कितना जल्दी वो नोच बना रहा है आपके पास में। डक्टाइल मटेरियल ज्यादा नोच बनाता है, ब्रिटल मटेरियल तुरंत टूट जाता है, इसलिए डक्टाइल का पॉइजन रेशियो होता है ज्यादा और ब्रिटल का पॉइजन रेशियो क्या होता है, कम। लोडिंग चाहे कैसी भी हो, चाहे टेंसाइल हो चाहे कंप्रेसिव हो, म्यू का मान हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी म्यू का मान हमेशा उस चीज के अंदर सेम रहेगा आपके पास में। नेक्स्ट चीज क्या आपके पास में कि म्यू जो है वो इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट तो म्यू का वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन इलास्टिक लिमिट से बाहर जाते ही जब मटेरियल हमारा पूरा का पूरा वापस नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में म्यू की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, और उस कंडीशन में उस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। यानी आफ्टर इलास्टिक लिमिट के बाद पॉइजन रेशियो का नाम बदल जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो। हिंदी में बोलते हैं इसको सकेंद्रण अनुपात। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकेंद्रण अनुपात। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमारे पास में अलग अलग वैल्यू है। ह्यूमन टिश्यू -1, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है मटेरियल कौन सा है के पास में, एनिस्ट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, कॉर्क के लिए कितनी है के पास में, 0। ग्लास के लिए कितनी है, 0.05 से 0.10। ठीक है, ग्लास के बाद आता है कंक्रीट, कंक्रीट के लिए कितनी है, 0.10 से 0.20। कास्ट आयरन के लिए कितनी है आपके पास में, 0.23 से 0.27। स्टील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में, बहुत कई बार पेपर में आता है कि स्टील, और सबसे ज्यादा यूज में भी आता है आपके पास में ये, तो 0.27 से 0.33। ठीक है, उसके बाद बात की जाए ब्रॉट आयरन, पिटवा लोहा जो होता है हमारे पास में, इसके लिए वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0.30। अगर बात की जाए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0.33। अगर बात की जाए आपके पास में और भी मटेरियल, जैसे कॉपर के लिए बात की जाए 0.33 से 0.36। ब्रास के लिए बात की जाए के पास में तो 0.34 है ना, 0.34 या 35 अलग अलग बुक्स में, कभी कभी 0.34 भी है, कई बुक्स में 0.35 भी है, लेकिन जो भी है वो कंडीशन सेम रहेगी आपके पास में, 0.34 या 0.35। ठीक है, रबर के लिए कितना है आपके पास में, 0.5। क्ले के लिए कितना है आपके पास में, 0.41। ठीक है, आयोनिक सॉलिड के लिए कितना है आपके पास में, 0.2। कॉल्वेंट बॉन्डिंग या कॉल्वेंट सॉलिड्स के लिए कितना आपके पास में, 0.1। तो ये अलग अलग मेटल्स के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू अलग अलग है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि पॉइजन रेशियो का मान किसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके पास में किसकी, पॉइजन रेशियो की। अब अपन थोड़ा और आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड अपन। ठीक है, पॉइजन रेशियो पढ़ लिया, अब तक अपन ने 100 में क्या पढ़ लिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, सारी कंडीशन पढ़ लिया अपन स्ट्रेस की, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एक्चुअल स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव शियर। ठीक है, अपन ने बात कर लिया पॉइजन रेशियो के बारे में। अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड एक लॉ आया था हमारे पास में, और उस लॉ को बोलते हैं अपन हुक्स लॉ, और उसी हुक लॉ के ऊपर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो अपन थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, और इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को पढ़ने के बाद फिर अपन चलेंगे हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, उन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कौन सा एरिया आपको टफनेस एनर्जी दिखाएगा, कौन सा एरिया आपके पास में नोचिंग को शो करता है, या डक्टिलिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या चेंज आएगा, ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या चेंज आएगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हमें देखना है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास में हुक्स लॉ। एक टॉपिक आता है हमारे पास में हुक्स लॉ। तो अब तक मैं अगर बात करूं तो एकेडमिक डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो होते हैं या एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो एकेडमिक में फॉर्म आपके 3rd सेम या 2nd ईयर में चलती है। 2nd ईयर में एक डेफिनेशन लिखी रहती है हुक्स लॉ के अंदर कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन प्योरली करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। वहां पे लिखा हुआ है प्रत्यास्था सीमा या इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट अगर मैं कंडीशन की बात करूं, प्योर तरीके से बात करूं कि हुक्स लॉ प्योरली क्या है आपके पास में, तो प्योरली होता है ये आपके पास में कि इन प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपाती सीमा, इन प्रोपोर्शनल
लिमिट, कि अगर समानुपाती, इस सीमा को बोलते, इस लिमिट को बोलते हैं समानुपाती सीमा। ध्यान रखना ये इलास्टिक लिमिट से जस्ट पहले होती है, इलास्टिक लिमिट से थोड़ी पहले होती है ये आपके पास में प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इन प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपके पास में क्या है, इन प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपके पास में जो स्ट्रेस होता है यानी सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चीजें समझना, प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है आपके पास में, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी अगर मैं कहूं कि सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, एप्सिलॉन के। ठीक है, अब मैथ क्या कहती है या हमारा फिजिक्स क्या कहता है कि जब भी आपको कोई समानुपाती चिन्ह हटाना हो या प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाना हो तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं जो उसकी कमी को पूरा कर सके। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कांस्टेंट्स हैं अपने पास में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं समानुपाती के चिन्ह को हटाता हूँ तो मेरे पास में एक कांस्टेंट आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ई। ई क्या है आपके पास में, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज प्रत्यास्थता मापा या प्रत्यास्थता गुणांक है आपके पास में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा तो आपके पास में स्ट्रेस है, ये आपके पास में स्ट्रेन है। तो ये ई जो निकल के आया है, ई जो मैंने प्रोपोर्शनल की जगह पर लगाया है, इस ई को अपन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे काफी कैंडिडेट गलती कर देते हैं कि इसको यंग मॉड्यूलस नाम देते हैं। तो यंग मॉड्यूलस नाम अभी नहीं देना, बिल्कुल सही है, यंग मॉड्यूलस देंगे इसको नाम, यंग भी देंगे, बल्क भी देंगे, बाकी सारे नाम देंगे, लेकिन अभी मैंने इसको केवल क्या बोला है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग किस कंडीशन में आएगा, बल्क किस कंडीशन में आएगा, वो अपन आगे चल के, रिजिडिटी किस कंडीशन में आएगी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वो अपन आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने क्या लगाया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं अपन, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता मापांक। ठीक है, प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है, यंग है ना। तो ये है आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक चीज देखो आपके पास में कि अगर आपसे कोई कहे, चीजें समझना, अगर आपसे कोई कहे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के समानुपाती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना किसी भी चीज के, तो उस कंडीशन में उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सीधी लाइन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार आपको एक ग्राफ बनाना है, यानी सिग्मा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है, मैं बेसिक कंडीशन बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपन आगे चल के बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं यहां पर आपके पास में ये दोनों प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, यहाँ पे वाई अक्ष पर कौन है, स्ट्रेस, और एक्स अक्ष पे कौन है आपके पास में, स्ट्रेन। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर चलता हूं आपके पास में कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ होती है हमारे पास में, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल यहां तक है तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं ए, तो ए को मैं लिख देता हूं आपके पास में प्रोपोर्शनल लिमिट, कि यहां तक आपके पास में कौन सी लिमिट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है या समानुपाती सीमा है। इस सीमा के बीच में आपके पास में जो है ये सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है आपके पास में, एप्सिलॉन, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि जब भी कोई चीज सीधी लाइन होती है तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा होता है आपके पास में, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब एक चीज यहां पे आपके पास में ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ हो सकता है मे बी ये ग्राफ इस तरीके का हो, ये ग्राफ इस तरीके का हो, या इस तरीके का हो, किसी भी कंडीशन हो सकती है। स्लोप कम भी हो सकता है या स्लोप ज्यादा भी हो सकता है। तो ये स्लोप की कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये स्लोप की कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। कैसे, देखो आपने मैथ में सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि कोई भी स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा होती है, उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y पे जो भी प्रॉपर्टी है, x पे जो भी प्रॉपर्टी है, ये c क्या दिखाता है, ये c ये दिखाता है कि हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा ग्राफ हमारे मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, यानी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिंपल सी बात है कि x और y के मिलन पॉइंट पे हो रहा है आपके पास में, या आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है o, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास में ग्राफ। तो इसके लिए आपकी जो c की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ग्राफ है तो c बराबर अगर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। ये m जो होता है ना, यही क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो अगर मैं आपसे कंपेयर करूं कि यहाँ पे देखो एक इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को अगर आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जाए, तो देखो y की जगह क्या चल रहा है, सिग्मा, y की जगह क्या चल रहा है, सिग्मा। सही है, बिल्कुल। y एक्सिस पे आपके पास में स्ट्रेस है, x एक्सिस पे क्या चल रहा है आपके पास में, एप्सिलॉन, बिल्कुल सही है। x एक्सिस पे आपके पास में क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये m की जगह पे क्या चल रहा है आपके पास में, e।
ठीक है। यानी यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो ये ई है ये क्या दिखाएगा, ये ई बराबर क्या आपके पास में एम है एक तरीके से। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है आपके पास में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो है आपके पास में शो द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है वो कौन दिखाता है आपके पास में, यंग मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कैसे दिखाएगा, अब देखो जैसे मैं आपके सामने दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल है आपके पास में। एक को मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं आपके पास में, ठीक है। ये मान लो एग्जांपल के रूप में दैट इज योर फर्स्ट मटेरियल, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस मटेरियल के अंदर क्या है कि ये वाला मटेरियल हमारा एक्स एक्सिस से कम हाइट पर है, यानी कम एंगल पर है, और ये वाला मटेरियल ज्यादा एंगल पर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो यंग मॉडुलस है मान लो कितना लिख दिया मैंने ईबी, इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने क्या लिख दिया, मान लो ये। तो इसका मतलब ये है कि जो ईबी है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर बी मटेरियल जो है, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, आपके पास में ए से, ठीक है। दिख रहा है भाई, इसका स्लोप ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जिन मटेरियल के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिन मटेरियल की ज्यादा होगी उनका स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ के बारे में देखा अपन ने कि हुक्स लॉ क्या दिखाता है आपके पास में कि प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपाती सीमा के अंदर स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आपके पास में, स्ट्रेन के। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाया तो मेरे पास में क्या आया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या आया मेरे पास है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है। क्या दिखाता है आपके पास में, स्लोप दिखाता है। और जिस मटेरियल का इलास्टिसिटी मॉडुलस जो है वो ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चीजें क्लियर समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपके पास में किससे रिलेटेड, हुक के नियम से रिलेटेड। अभी हुक का नियम है, आगे चल के अपन और सारी कंडीशंस में देखेंगे। अभी थोड़ा कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अभी कुछ चीज़ें और हैं वो और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर अपने डिस्कस क्या है, स्लोप कौन दिखाएगा आपके पास में। अब हुक के नियम के अंदर एक बेसिक सी चीज़ और निकलती है, देखो वो चीज़ देखते हैं अपने पास में। तो देखो मैंने कहा आपसे हुक के नियम क्या है आपके पास में, प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो है ही आपके पास में कि स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, वॉल्यूम के केस में अगर बात की जाए, शेयरिंग के केस में बात की जाए या लंबाई के केस में बात की जाए तो हर जगह पर आपकी स्ट्रेस जो है वो अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूं इन नॉर्मल केस, इन लीनियर कंडीशन। लीनियर का मतलब क्या है कि लंबाई का बढ़ना या व्यास का कम होना। इन लीनियर कंडीशन, लीनियर कंडीशन का मतलब क्या है कि आपके पास में एप्सिलॉन जो है वो डेल एल अपॉन में एल है या मे बी डेल डी अपॉन में डी हो सकता है, जो भी कंडीशन है हमारे पास में, ठीक है। तो इस केस में अगर बात की जाए, मैं पहली कंडीशन लेके चल रहा हूँ, इन लीनियर कंडीशन या लॉन्गिट्यूडाइनल कंडीशन या लेटरल कंडीशन। लीनियर का मतलब क्या आपके पास में मे बी लॉन्गिट्यूडाइनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडाइनल बात की जाए या हो सकता है लेटरल बात की जाए, दोनों ही कंडीशन इसी के अंदर आती है। एक लाइन के रूप में कम होना, तो लंबाई भी एक लाइन के रूप में इंक्रीज होती है और डाया भी एक लाइन के रूप में डिक्रीज होता है एक पॉइंट पे आपके पास में, ठीक है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन एल के। चीजें क्लियर है। अब इस कंडीशन में अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो उस कंडीशन में आता है ई, और अब इस ई को हम प्योर रूप से बोल सकते हैं दैट इज यंग मॉडुलस। ये क्या है आपके पास में, यंग मॉडुलस। चीजें समझना, वहां तक मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था, लेकिन अगर मैं बात करूंगा लेटरल के लिए या लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन के लिए या लीनियर कंडीशन में मैं बात करूंगा तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। चीजें क्लियर हो गई। सेकंड चीज अगर मैं बात करता हूं यहीं से आपके पास में सेकंड कंडीशन में ले चल रहा हूं, इन वॉल्यूमेट्रिक, यानी वॉल्यूमेट्रिक की कंडीशन अगर मैं बात करता हूं, इन वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन। वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास में क्यूब है,
इस टाइप का आपके पास में क्यूब है, कोई भी मटेरियल है आपके पास में, तो जैसे मैं इस वाले मटेरियल से एग्जांपल ले लेता हूँ, इस वाले मटेरियल को अगर मैं पकड़ के खींचता हूँ तो क्या होगा, लंबाई में इसका वॉल्यूम मान लो इस टाइम पे इनिशियल आयतन कितना है इसका v है। अब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो लंबाई तो क्या होगी, बढ़ेगी, साथ में इसकी थिकनेस, इसकी विड्थ, चौड़ाई या मोटाई दोनों क्या होंगे आपके पास में, कम होंगी। तो मे भी पॉसिबल है कि इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाए। अगर मैं वॉल्यूम के केस में स्ट्रेन को ले रहा हूं तो उस स्ट्रेन को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी अगर मैं बात करूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, एप्सिलॉन v, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। लंबाई में है तो लंबाई और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। शेयर के केस में अगर बात की जाए तो शेप, मतलब चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप, है ना, वही सेम कंडीशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या के पास में, एप्सिलॉन v इक्वल टू डेल v अपॉन में v। अब इसके ऊपर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया हो, मान लो P मान का कोई भी कंडीशन आपके पास में है, P मान का, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी जनरेट हुई होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी जनरेट होगी। तो इस केस में अगर हम हुक के नियम को फॉलो करता हूं तो मैं क्या है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन v, ठीक है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक का नियम है हमारे पास में। ये किसके द्वारा आया हमारे पास में, बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ भी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, यहाँ भी जो हमारी विकृति है ये यूनिट लेस है, और यहाँ पर भी क्या है, यूनिट लेस, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम में मीटर क्यूब होगा और ये भी मीटर क्यूब होगा, तो ये भी यूनिट लेस है। तो यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यानी एप्सिलॉन जो है वो, सॉरी स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। अब यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ या प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मैं लगाता हूँ के, यानी के इंटू एप्सिलॉन v। अब इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया है इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, ठीक है। आगे चल के मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जहाँ पे बल्क मॉडुलस और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके पास में एसएससी के अंदर कि यंग मॉडुलस कहाँ पे काम आएगा और बल्क मॉडुलस कहाँ पे काम आएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो आगे चल के देखेंगे अभी अपन, ठीक है। तो अगर लीनियर केस में बात की जाए तो कौन सा मॉडुलस काम आएगा, यंग मॉडुलस। वॉल्यूम के केस में अगर बात कर रहा है तो कौन सा काम में आएगा हमारे पास में, बल्क मॉडुलस। तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है हमारे पास में शियर। अगर बात की जाए इन शियर कंडीशन की, शियर का मतलब अपन ने कल देखा था कि शियरिंग की कंडीशन में बात की जाए, तो अगर शियरिंग की कंडीशन में बात की जाए आपके पास में, तो उस केस में क्या होगा आपके पास में, वही सेम कंडीशन, स्ट्रेस। देखो शियर स्ट्रेस, अगर शियर है तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये वही सेम चीज हुक के नियम के द्वारा। यानी ये हमारे पास में क्या कह रहा है कि ट्यो जो है, यहां कर देता हूं मैं थोड़ा साइड में, ठीक है। शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ट्यो जो है वो प्रोपोर्शनल है फाई के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो फिर वापस कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास में। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं तो मैं लगाता हूं यहाँ पे आपके पास में जी फाई। अब ये जी क्या है आपके पास में, इस जी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता मापांक। इस जी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो मैंने क्या काम में लिया, जी। जी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये जी को कई किताबों में सी, मैं कई लिख देता हूँ सी एन या जी, कई किताबों में इसको एन के नाम से दिखा देंगे, कई में सी के नाम से, कई में जी के नाम से। ज़्यादातर जो हमारा स्टैंडर्ड चलता है वो किसके ऊपर चलता है, जी के नाम से। यानी टू प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, जी फाई। है कुछ नहीं, हर जगह मैंने हुक के नियम को अप्लाई किया है। लीनियर केस में अगर अप्लाई किया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोल दिया, यंग मॉडुलस। वॉल्यूम के केस में अगर अप्लाई किया तो जो प्रोपोर्शन हटाने के बाद में जो इलास्टिसिटी मॉडुलस आया उसको क्या बोल दिया, बल्क मॉडुलस। और अगर शेयर के केस में अप्लाई किया है तो शेयर के केस में प्रोपोर्शन साइन हटाने पर जो आया है उसको अपन ने क्या बोल दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, या शियर मॉडुलस, ठीक है, या शियर मॉडुलस। बात एक ही आपके पास में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या आपके पास में क्या है, शियर मॉडुलस। शो किस किस से करते हैं, सी से, एन से या जी से। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपके पास में हुक के नियम से रिलेटेड कि कहाँ पे मुझे कौन सा काम में लेना है आपके पास में। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरीके का, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का, ठीक है।
अलग अलग मटेरियल्स के अंदर अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या वैल्यू रहती है। जैसे हमने पॉइजन रेशियो देखे थे कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या रहती है, उसी टाइप से हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमारे पास में इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मे बी यंग मॉडुलस की कंडीशन अपन लेके चलेंगे मोस्टली अपने पास में कि मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस का मान अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या होगा आपके पास में। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास में, अगर मैं बात करता हूँ स्टील, तो स्टील के लिए जो वैल्यू होती है यंग मॉडुलस की वो होती है आपके पास में 210 गीगा पास्कल। स्टील के लिए कितनी होती है आपके पास में 210 गीगा पास्कल। ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि स्टील की वैल्यू क्या है। और गीगा का मतलब थोड़ा ध्यान रखना, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 यानी 210 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है, 210 गीगा पास्कल आपके पास में। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। अगर आप इसको मेगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 210 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन अगर अपन करना चाहते हैं तो देखो मेगा होता है, मेगा का मतलब क्या है 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 कितना हो गया 10 की पावर 9। ठीक है, अगर बात की जाए ब्रॉट आयरन, तो ब्रॉट आयरन के लिए वैल्यू कितनी होती है 190 गीगा पास्कल। ब्रॉट आयरन जो हमारा पिटवा लोहा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 190 गीगा पास्कल। यानी स्टील के लिए वैल्यू ज़्यादा है, ब्रॉट आयरन के लिए उससे कम है। उसके बाद बात की जाए आपके पास में कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 100 गीगा पास्कल। ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन के लिए वैल्यू कितनी आपके पास में 100 गीगा पास्कल। उसके बाद नंबर आता है आपके पास में कॉपर का। कॉपर को थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। देखो कॉपर जो आप डिप्लोमा स्टैंडर्ड में पढ़ोगे या किसी और स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, डिप्लोमा बेस के अंदर किताबों में जो लिखा हुआ है, जो आपकी किताबें चलती हैं हिंदी मीडियम की, वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लगभग 100 गीगा पास्कल, किसी किताब में 98 गीगा पास्कल लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैं कंपटीशन पेपर्स के हिसाब से बात करता हूँ। तो अब जो प्रेजेंट में इसकी जो स्टैंडर्ड जो एक्चुअल वैल्यू जो है या जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है वो रहेगी आपके पास में 117 गीगा पास्कल। ठीक है, कॉपर का अंदर कितनी वैल्यू है, कॉपर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है के पास में 117 गीगा पास्कल। अगर बात की जाए ब्रास के लिए, तो ब्रास की वैल्यू कितनी है 98 गीगा पास्कल। ध्यान रखना, ब्रास के लिए वैल्यू कितनी है 98 गीगा पास्कल। एल्युमिनियम जो है वो 1/3 होता है स्टील का, यानी 70 तिया 210। ठीक है, स्टील अगर आपको याद है तो उसमें 3 का भाग दे दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो कितनी वैल्यू 70 गीगा पास्कल। अगर बात की जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस का मैक्सिमम मान किस मटेरियल के लिए होता है, ध्यान रखना मेटल की बात, मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मेटल की नहीं, धातु की बात नहीं कर रहा, एक पदार्थ की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है डायमंड के लिए, कितनी होती है 1220। लेकिन ये क्या है आपके पास में नॉन मेटल है, डायमंड कैसा होता है आपके पास में नॉन मेटल, तो इसलिए इसकी गिनती कभी भी मेटल में मत कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यंग मॉडुलस का मैक्सिमम मान निम्न में से कौन से पदार्थ के लिए होता है, तो पदार्थ तो आंसर क्या आएगा आपके पास में डायमंड। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए यंग मॉडुलस का मान सबसे ज्यादा किस मेटल यानी धातु के लिए होता है, तो उस केस में डायमंड को आंसर मत करना, क्योंकि डायमंड क्या के पास में नॉन मेटल। उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा स्टील। ठीक है, सबसे ज्यादा यंग मॉडुलस किस पदार्थ का है तो डायमंड, लेकिन किस धातु का है तो आंसर क्या आएगा आपके पास में स्टील। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो जो अपन ने पढ़ा था कितना होता है आपके पास में कंक्रीट का पॉइजन से 0.10 से 0.20, लेकिन इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है आपके पास में 17 गीगा पास्कल। कितना होता है 17 गीगा पास्कल। अगर बात की जाए रबर के लिए, जहां पे पॉइजन रेशियो इसका मैक्सिमम था, वहीं पर इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू न्यूनतम है, दैट इज 0.001 गीगा पास्कल। अगर बात की जाए ग्लास का, तो ग्लास होता है 47 गीगा पास्कल। और अगर बात की जाए वुड के बारे में, तो वुड का अप्रोक्स मान लिया जाता है 20 से 22 गीगा पास्कल। ओ सॉरी, ये 32 नहीं है, ये 22 गीगा पास्कल है। तो वुड के लिए जो वैल्यू होती है आपके पास में यंग मॉडुलस की, वो कितनी होती है 22 गीगा पास्कल। ठीक है, ये 32 मैंने गलती से लिख दिया था, ये 22 गीगा पास्कल है लकड़ी के लिए ना, लकड़ी का कितना है 22 गीगा पास्कल। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपके पास में यंग मॉडुलस की, जिसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन अब तक पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स में से, इन 6 में से। स्टील के लिए कितना है, ब्रॉट आयरन के लिए कितना है, कास्ट आयरन के लिए कितना है, कॉपर के लिए कितना है, ब्रास के लिए कितना है और एल्युमिनियम के लिए कितना है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। स्टील के लिए कितना है 210 गीगा पास्कल, ब्रॉट आयरन पिटवा लोहे के लिए कितना है 190 गीगा पास्कल, कास्ट आयरन के लिए कितना है 100 गीगा पास्कल, कॉपर के लिए कितना है 117 गीगा पास्कल। हाँ, एक चीज़ और, कई किताबों में एक वैल्यू लिखी होती है 128 गीगा पास्कल, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। वो 128 गीगा पास्कल जो होती है वो अपर यील्ड पॉइंट को कंसीडर करते हुए होती है, ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल लिमिट में नहीं होती वो चीज़ें किस पे होती हैं यील्ड पॉइंट पे।
ठीक है। तो यील्ड पॉइंट के केस में अगर बात की जाए, तो यील्ड स्ट्रेस की बात की जाए, तो उस केस में क्या होता है कि पास में कॉपर की वैल्यू 128 मानी जाती है, लेकिन वो अलग कंडीशन है, ठीक है, उतना हमारे टॉपिक में नहीं आता है, वो थोड़ा गेट लेवल के क्वेश्चंस में आता है। ब्रास के लिए कितना है 98 गीगापास्कल, एल्युमिनियम के लिए कितना है 70 गीगापास्कल। मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए है, डायमंड के लिए, लेकिन डायमंड क्या है नॉन मेटल, कितनी है 1220 गीगापास्कल। कंक्रीट की वैल्यू कितनी है 17 गीगापास्कल, रबर की कितनी है 0.001 गीगापास्कल, ग्लास के लिए कितनी वैल्यू दी जाती है 47 गीगापास्कल, और वुड के लिए जो हमारी लकड़ी होती है उसके लिए वैल्यू कितनी जाती है 22 गीगापास्कल। तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए हमारे पास में यंग मॉडुलस का मान है कि किस मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस का मान कितना होगा, ठीक है। अब यंग मॉडुलस से रिलेटेड और चीजें देखते हैं आपके पास में, उन सब चीजों को देखते हैं थोड़ा एक बार, यंग मॉडुलस से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं आपके पास में। चलो देखो, अपन ने पढ़ा था कि यार हुक का नियम हमारे पास में ये कहता है कि स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर है, ए इंटू में एप्सिलॉन, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं भी इसको मैं यंग मॉडुलस बोल देता हूँ आपके पास में, क्योंकि इसकी कोई एप्सिलॉन की कोई यूनिट तो है नहीं जो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आपके पास में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अगर मुझे यूनिट निकालनी यानी मात्रक निकालना है आपके पास में ई का, तो यूनिट ऑफ ई ये किसके बराबर होगा भाई, इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो जो सिग्मा की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, क्योंकि एप्सिलॉन ये स्ट्रेन जो है वो कैसा होता है यूनिटलेस, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम ऑफ आपके स्ट्रेस के सेम होगी, और कितनी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए मैं हर जगह वैल्यू के अंदर, जैसे स्टील के अंदर मैंने लिखा 210 गीगापास्कल यानी 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास में सेम ऑफ स्ट्रेस। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरीके का, कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया हमारे पास में क्या आपका यंग मॉडुलस से रिलेटेड वैल्यू क्या क्या चीजें हैं आपके पास में। अब यंग मॉडुलस से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं और इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। अब वो चीजें देखते हैं आपके पास में। देखो अब चीजें समझना, मैं आपके पास में कुछ मेटेरियल के लिए वापस लिख देता हूं वैल्यू। ई डायमंड के लिए कितनी थी मैक्सिमम 1220 गीगापास्कल, स्टील 210 गीगापास्कल, एल्युमिनियम 70 गीगापास्कल। ये मैंने वापस से नोट किया थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए आपके पास में कि किस चीज़ का मतलब क्या है आपके पास में। अब मैं आपके सामने 3 ग्राफ रख रहा हूँ, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के रूप में आपके पास में मैं 3 ग्राफ रख रहा हूँ, दैट इज सिग्मा एंड दैट इज एप्सिलॉन। 3 ग्राफ बना दिए मैंने, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जिस मेटल के अंदर ई का मान ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है, सही है ना। स्लोप अपन कहां से चेक करते हैं, एक्स एक्स से। तो अगर आपसे बात की जाए कि थर्ड मेटेरियल फर्स्ट मेटेरियल जो है वो कौन सा है, भाई इसका स्लोप सबसे कम है, यहां से उठना शुरू हुआ सबसे कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसका आपके पास में, सबसे कम जो है जिसका ई का मान सबसे कम होगा, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है आपके पास में, एल्युमिनियम को, सही है। उसके बाद सेकंड वाला ग्राफ जो है वो किसको शो कर रहा है, स्टील को, उससे ज्यादा किसका आपके पास में, स्टील है। और थर्ड वाला जो ग्राफ है यानी सबसे ऊपर जो है वो किसको शो कर रहा है, 1220 यानी डायमंड को। अब थोड़ा सा चीजों को समझना एक बार, देखो इस वाले ग्राफ का स्लोप सबसे कम, जैसे जैसे स्लोप ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, मान लो एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू ये रहेगी, इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू ये रहेगी, और इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू ये रहेगी, सही है ना। तो यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू किसके लिए है, फर्स्ट के लिए, उससे कम किसके लिए है, उससे कम है आपके पास में सेकंड के लिए, और सबसे कम किसके लिए है, थर्ड के लिए। अब चीजें समझना, देखो वही सेम कंडीशन है, लोडिंग सेम है, सब कुछ वही है। इसके लिए हमारे पास है मान लो जो स्ट्रेन है दैट इज सिग्मा 1, मैंने यहाँ पे हल्का सा नोट कर दिया, इसके लिए सिग्मा 2, और इसके लिए कितनी है आपके पास में, सिग्मा 3। अब चीजें समझो एक बार, जिस मटेरियल के अंदर स्लोप कम है उसकी स्ट्रेन ज्यादा है और स्ट्रेस कम है, यानी उसमें विकृति तो ज्यादा हो रही है, और विकृति किसके बराबर है, डेल एल अपॉन में एल के। अगर एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो डेल एल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डिफॉर्मेशन इसके अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा, उसके अंदर उससे कम, और उसके अंदर उससे भी कम। यानी जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ पहुंचता जा रहा हूं तो डिफॉर्मेशन जो है
वो फर्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, सेकंड के अंदर उससे कम और थर्ड के अंदर सबसे कम डिफॉर्मेशन है। स्ट्रेन सबसे कम है आपके पास में तो डिफॉर्मेशन सबसे कम है आपके पास में। चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई आपके पास में? ये थोड़ी देर के लिए मैं इन वैल्यूज़ को मिटा देता हूँ अभी आपके पास में, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड अगर मैं बात करूं स्ट्रेस, ये क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। जिसकी वैल्यू स्ट्रेस ज्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स की अगर बात की जाए आपके पास में आंतरिक प्रतिक्रिया बल, तो उस केस में अगर बात की जाए तो थर्ड का जो आपका थर्ड पॉइंट है उसका सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकंड है और उसके बाद में फर्स्ट है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड का, उसके बाद सेकंड और उसके बाद फर्स्ट का। तो ये चीजें मेरे पास में क्या दिखा रही हैं? देखो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि डिफॉर्म हो गया वो, ठीक है, उसने अपनी साइज में चेंज कर लिया, लंबाई चेंज कर ली, जो भी करना था। और स्ट्रेस ज्यादा होने का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या है आपके पास में कि भाई डिफॉर्म होने का विरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है डिफॉर्म होने का कि भाई नहीं होने देना। जैसे किसी के अंदर सिंपल सी बात है, ये तो ताकत ज्यादा है, ताकत सबसे ज्यादा किसके अंदर है? फर्स्ट के अंदर, हाँ सॉरी, ताकत सबसे ज्यादा किसके अंदर है? थर्ड के अंदर। सबसे कम किसके अंदर है? फर्स्ट के अंदर। अब जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर ताकत सबसे कम है तो वो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा। ताकतवर आदमी को मारने में बड़ी दिक्कत आती है, डिफॉर्म करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आदमी कमजोर है, ठीक है, तो उसको आसानी से अपन डिफॉर्म कर सकते हैं। दो हाथ पैर मारेंगे वो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा। तो वही सेम कंडीशन है। तो डिफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट का, लेकिन फर्स्ट की ताकत क्या है? सबसे कम है आपके पास में। अब चीजें समझना थोड़ा सा। तो देखो जिसकी स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, चीजें समझना आपके पास में, स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी, मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे पी, ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, दैट इज ये। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कितना है? पी डैश। जिस मटेरियल का पी डैश ज्यादा होगा, ये पी डैश इसको वापस लेके आ रहा है, तो जिस मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा वो ज्यादा वापस आएगा। और इसका मतलब ये है कि इसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा जो इलास्टिक होगा आपके पास में, अगर मैं बात करूं तो ये मोर इलास्टिक, ये और भी ज्यादा इलास्टिक होगा। वैसे इलास्टिसिटी कंडीशन में नहीं आता है डायमंड, वो रिजिडिटी में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये इलास्टिक, यानी मैं अगर मैं इलास्टिसिटी के सीरीज के बारे में बात करूंगी, इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? तो इलास्टिसिटी जो है वो फर्स्ट की सबसे ज्यादा, थर्ड की सबसे ज्यादा है, सेकंड की उससे कम और फर्स्ट की उससे भी कम। यानी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। यानी जो सबसे ऊपर रहेगा, स्लोप जिसका ज्यादा है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी आपके पास में? ज्यादा होगी। चीजें क्लियर है आपके पास में? सेकंड चीज देखो, एक प्रॉपर्टी आती है आपके पास में रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन ना होने दे, ठीक है, कि भाई मैं वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होने देना, मैं तो अपनी जगह पे जैसा खड़ा हूं वैसा का वैसा खड़ा रहूंगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा दृढ़ हूं। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर बात की जाए तो दृढ़ होने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेस का मान ज्यादा, स्ट्रेन कम से कम। भाई चेंज नहीं होने देना, चेंज नहीं होने देने का मतलब है कि स्ट्रेन कम से कम होनी चाहिए और ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजिडिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड की। तो इन सारे कंसेप्ट के बेस पे मैं आपके सामने एक चीज कह सकता हूं कि जिस मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस का मान ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी आपके पास में? ज्यादा, और रिजिडिटी यानी दृढ़ता भी क्या होगी आपके पास में? ज्यादा होगी, ठीक है। यानी जिस मेटल का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा रिजिड होगा और उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट बनता है हमारे पास में किससे रिलेटेड? आपके यंग मॉडुलस से रिलेटेड, जो कि अपन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यूज में लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट किसी भी तरीके का? अपन ने हल्की सी बात की आपके पास में यंग मॉडुलस से रिलेटेड, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या है आपके पास में? भाई हुक का नियम ये कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब दोनों प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कुछ ना कुछ मॉडुलस आता है। उस मॉडुलस को हमने क्या बोल दिया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लीनियर के केस में है तो यंग मॉडुलस, वॉल्यूम के केस में है तो बल्क मॉडुलस, और शेयर के केस में तो शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो रिजिडिटी जो है वो भी दृढ़ता का ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भाई जिस मेटेरियल के अंदर यंग मॉडुलस का मान ज्यादा होता है ना, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलास्टिक होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिजिड होगा। ये हमारे यंग मॉडुलस से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास में क्या? हमारे पास में यंग मॉडुलस।